नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी कि भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस प्रकार होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव को लेकर कोई भी झगड़ा, आपत्ति या डिस्प्यूट खड़ी होती है तो उसका समाधान कौन करेगा और उसका समाधान कैसे होगा, इस पर संविधान क्या कहता है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान का वो है आर्टिकल 71। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में जल्दी से देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 71, क्या है उसकी भाषा, और फिर आपको उसको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 71 रीड्स, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी जो मैटर है, वो चाहे डायरेक्टली उससे कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस पर संविधान क्या कह रहा है। आर्टिकल 71 सब क्लॉज 1 रीड्स, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ or in connection with the election of a president or a vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. आर्टिकल 71 सब क्लॉज 1 ने बड़ी आसानी से, सरलता से इस सवाल का जवाब दिया कि यदि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी शंका, डाउट या डिस्प्यूट, झगड़ा पैदा होता है तो उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी तय करेगा वो बिल्कुल फाइनल होगा। मतलब और किसी कोर्ट में नहीं जाना है और किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाना है। किसी भी व्यक्ति को यदि लगता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका समाधान, उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 71 क्या कहता है। आर्टिकल 71 सब क्लॉज 2 रीड्स, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court, shall not be invalidated by reason of that declaration। ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि मानिएगा कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि प्रेसिडेंट का चुनाव या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो असंवैधानिक है, उसमें प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है और इस कारण से वो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कि जिस दिन से ये चुनाव हुआ उस दिन से ये चुनाव हुआ तो, लेकिन अब ये चुनाव जो है वो वॉइड है। वॉइड का मतलब कि अब ये इलीगल है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, अंग्रेजी में 2 शब्द का उपयोग होता है और यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका बहुत उपयोग होता है। एक है वॉइड और दूसरा जिसे हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड मतलब कि इलीगल, मान्यता इसे नहीं है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। किसी भी चीज़ की जब हम मान्यता रद्द करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वॉइड हो गया। लेकिन जो इससे मिला जुला शब्द है लेकिन मायने में अंतर, वो है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि जिस दिन से वो कार्य हुआ उस दिन से उसे वॉइड माना जाएगा। जैसे मानिएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आप किसी व्यक्ति के साथ साइन करते हैं और यदि कोर्ट ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था, मतलब कि दोनों पार्टीज का ये कैपेसिटी ही नहीं था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी जड़ों से, रूट से या बेस से ही इलीगल है या वॉइड है। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि शुरुआत से, मानिएगा कि किसी व्यक्ति की एज जो है वो 5 साल की है और कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने एक 5 साल के व्यक्ति के साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो वॉइड एब इनिशियो होगा जब तक कि उस माइनर व्यक्ति को किसी और ने रिप्रेजेंट ना किया हो और उन व्यक्ति के साथ जो उस माइनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो। या मानिएगा ये साबित होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है, वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है और मेडिकली ये चीज प्रूव्ड है और कोई व्यक्ति कहता है कि उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर से कोर्ट कहेगा कि ये वॉइड एब इनिशियो है। अब ये वॉइड और वॉइड एब इनिशियो का मैंने आपको अंतर क्यों समझाया? क्योंकि जिस शब्द का यहां प्रयोग हुआ है वो है वॉइड।
आर्टिकल 71 सब क्लॉज 2 कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को इलीगल करार कहते हैं, उसे वॉइड मानते हैं, तो उस फैसले के पहले प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जितने भी लिए गए फैसले हैं वो इस केवल ऑर्डर से कि अब चुनाव वैलिड नहीं है अपने आप इनवैलिडेट नहीं हो जाएंगे। मतलब सिंपल भाषा में यदि समझें तो जिस दिन यह फैसला आता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वॉइड है, उसके पहले सारे एक्शंस जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ने लिए हैं उन्हें वैलिड माना जाएगा, उन्हें लीगल माना जाएगा। ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने मानिएगा उसके पहले कोई ऑर्डिनेंस पास किया हो और वो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डिनेंस को अलग से इनवैलिड करार कर दे, लेकिन केवल इस बात से कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को अब वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, उस वजह से सारे किए गए उनके एक्ट्स, उनके द्वारा किए गए जितने भी स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं, वो अपने आप ही इनवैलिड नहीं माने जाएंगे, मतलब वैलिड माने जाएंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे का एक काफ़ी प्रैक्टिकल रीज़न है। मानिएगा कि प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद 6 महीने के बाद उस चुनाव को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मानिएगा कि चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते और 1 साल लग गया। तो 1.5 साल तक प्रेसिडेंट ने जितने भी अलग अलग बिल्स पे हस्ताक्षर किए, क्या अपने आप ही उनको अब ये कहा जाए कि वो इनवैलिड हो गए? उससे काफ़ी प्रैक्टिकल समस्या खड़ी हो सकती है कि वो गैप में क्या किया जाए। तो उस स्थिति से बचाने के लिए ये एक बीच का रास्ता निकाला गया कि यदि प्रेसिडेंट का चुनाव या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, इलीगल डिक्लेयर किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ऐसे में उनके द्वारा उस डेट के पहले किए गए एक्ट्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसकी लीगैलिटी अलग से ऑफ कोर्स कोर्ट्स में चैलेंज की जा सकती है। अब देखते हैं जल्दी से सब क्लॉज 3। Subject to the provisions of this constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a president or vice president। मतलब संसद यदि चाहे तो संसद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। इस पर क्या कानून बनाया संसद ने, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं सब क्लॉज 4। The election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। हमने देखा था पूर्व वाले वीडियोस में कि प्रेसिडेंट को चुनाव करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं होते। सब क्लॉज 4 बड़ी एक सिंपल सी बात कह रहा है कि किसी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर इस बिंदु पर एक सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिन्होंने उनका चयन करना है, चुनाव करना है, उसमें कहीं ना कहीं वेकेंसी है। मानिएगा कि लोकसभा के 4 लोग जो हैं वो अपने पद से किसी भी कारण से रिज़ाइन कर देते हैं या उनको पार्लियामेंट जो है वो निकाल देता है, या मानिएगा कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके कारण उनकी पोजीशन जो है वो वेकेंट हो जाती है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिनको प्रेसिडेंट का चुनाव करना है या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना है, उसमें किसी भी कारण से वेकेंसी है या है, तो बाद में चुनाव पर इस बात पर प्रश्न नहीं किया जा सकता कि चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ रिक्ति थी, कुछ वेकेंसी थी, इसलिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है वो इलीगल है। इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना जाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज में उस समय जितने लोग भी उपस्थित हैं जो लीगली अपनी पोजीशन पर हैं, वो सब वोट करने के अधिकारी हैं और वेकेंसी के कारण चुनाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 71 सब क्लॉज 3 में जहां पे हमने देखा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसके अंतर्गत संसद ने एक कानून पास किया जिसे हम कहते हैं द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अलग अलग बातों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को ले डाउन किया गया है, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। देखिए सेक्शन 14 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के अनुसार जब कभी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को
चैलेंज किया जाना है, उस पर क्वेश्चन किया जाना है। तो कौन कौन चैलेंज कर सकता है? हमने देखा कि आर्टिकल 71 इस बात का जवाब नहीं देता कि कौन चैलेंज कर सकता है। क्या एक आम व्यक्ति भी चैलेंज कर सकता है? तो इसका जवाब दिया गया है इस एक्ट में, और सेक्शन 14 ये कहता है कि एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को या तो एक कैंडिडेट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उस चुनाव में खुद एक कैंडिडेट के रूप में खड़े थे, और दूसरा 10 या 10 से अधिक इलेक्टर्स, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो उनका चुनाव करता है, उसमें से 10 या 10 से अधिक लोग मिलके उसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब इसका सिंपल मायना कि यदि एक आम व्यक्ति को लगता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, तो इस एक्ट के अनुसार उनके पास ये अधिकार नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकते हैं और देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट उस PIL को एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन चूंकि इस एक्ट में साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को केवल और केवल या तो उस इलेक्शन में खड़े हुए कोई कैंडिडेट या जो लोग उस चुनाव में वोट करने का अधिकार रखते हैं, इलेक्टर्स, 10 या 10 से अधिक लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस पूरे आर्टिकल पर एक इंपॉर्टेंट क्लासिक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट NB खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 694। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग ले डाउन करी। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कोई भी पिटिशन हमारे सामने आता है तो हम उसको तब तक उसका फैसला नहीं करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट के चुनाव पूरे नहीं हो जाते और रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर दिए जाते। मानिएगा कि 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, अलग अलग पार्टीज अलग अलग कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही हैं, और कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट जो है या 10 इलेक्टर्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन होने के पहले ही एक पिटिशन लगा देते हैं और कहते हैं कि फला फला प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने NB खरे के जजमेंट में कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही हम इस पिटिशन पर कुछ फैसला लेंगे। और ऐसा क्यों, उसका क्या कारण है कि ताकि किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को स्टॉल नहीं किया जा सके, रोका नहीं जा सके। कोई भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और यदि उसमें सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले लेता है तो हो सकता है कि वो प्रक्रिया 6 महीने या 1 साल चले, और उस समय में भारत के पास प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ना हो। और जैसे कि हम पूर्व वाले वीडियोस में देखते आए हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती कि जब भारत के पास प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो। इसलिए NB खरे का जो ये जजमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो एंटायर इलेक्शन होता है, एक और रीजनिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पूरा चुनाव होता है उसका जो समय अवधि होता है किसी भी नए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, वो होता है लगभग 5 साल का। तो यदि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान पहले ले लेता है तो कहीं ना कहीं उस क्लॉज का भी, आर्टिकल 62 का भी वायलेशन होगा, और इसलिए पूरी प्रक्रिया में डिले होगा, उनके टर्म ऑफ ऑफिस के साथ इंटरफेरेंस होगा। तो एक बार जब चुनाव हो जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जरूर इस बात का संज्ञान ले सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि वो चुनाव जो है वो असंवैधानिक है या इलीगल है या वॉइड है, तो जरूर उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं उनको अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने देखा संविधान के अनुसार, फिर जल्द से जल्द और मैक्सिमम 6 महीने में प्रेसिडेंट का नया चुनाव होगा, और यदि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है तो उसमें कोई समय अवधि नहीं दी गई है, लेकिन जल्द से जल्द फिर वाइस प्रेसिडेंट के नए चुनाव होंगे। तो ये एक आर्टिकल 71 काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई? आपके क्या सवाल हैं? आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस? हमेशा की तरह जानने की इच्छुक रहूंगी। जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।